सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसको हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरा डिकोड करेंगे, एक एक पैराग्राफ एक एक लाइन को समझेंगे और जहाँ ज़रूरत होगा उसको ऑन और डेप्थ में भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग आज अपना एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अब। All of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. हाँ, तो हम लोग ने ऐसा कभी कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब हम लोग ठंड के मौसम में जब स्वेटर को जब उतारते हैं या फिर पहनते हैं तो अचानक से एक स्पार्क आता है, या फिर जब हम लोग कंबल चादर को ओढ़ते हैं ठंड के मौसम में तो हमें स्पार्क दिखता है कभी कभी। और वो पर्टिकुलरली कुछ ही वेदर में दिखता है, ऐसा नहीं आपको गर्मियों में दिखेगा, लेकिन आपको दिखता है। दिस इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल विथ लेडीज़ गारमेंट्स लाइक अ पोलिस्टर साड़ी। और पोलिस्टर साड़ी में तो बिल्कुल ही दिखता है। इनएविटेबल का मतलब भी हम लोग देखते चलते हैं क्या होता है फॉर रेफरेंस। तो इनएविटेबल मतलब होता है सर्टेन, टू हैपन, अनअवॉइडेबल, मतलब कि हाँ ये तो होना ही होना है। हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमिनन? क्या आपने इस फेनोमेनन का कोई एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश किया है? अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स। और एक एग्जाम्पल है जैसे हम लोग लाइटनिंग देखते हैं थंडर स्टॉर्म में। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक आइदर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ अ बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट। ओके, तो ये सब आपने एक्सपीरियंस कर रखा होगा। द रीज़न फॉर दीज एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अवर बॉडी। तो इसका जो रीज़न है, मेजर रीज़न ये है कि मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे बॉडी से निकलता है। इसका क्या हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब हमारे बॉडी में भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, विच आर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसेस। और ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं ड्यू टू रबिंग। मतलब रबिंग एक चार्जिंग का मेथड भी है, ठीक है। यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड दैट दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये आप लोग ने सुना होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन से भी होता है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, अगर आपको देखना है तो देख लेते फॉर रेफरेंस। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ मतलब कि जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे वायर्स में आती है उसमें स्टैटिक चार्जेस नहीं होती, उसमें डायनेमिक मतलब चार्जेस घूम रही होती हैं एक पर्टिकुलर मोशन में। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जिसमें चार्ज एक जगह स्थित है फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। दिस इज़ प्रिसाइजली इन द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो बस यही प्रिसाइजली टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड द नेक्स्ट चैप्टर, इसमें और अगले चैप्टर में। Static means anything that does not move or change with time. तो स्टैटिक मतलब वही जो मैंने आपको कहा कि वो मूव ना करे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। तो हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसी से डील करता है, टू फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल जो स्टैटिक चार्ज से अराइज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स गोज टू थेल्स ऑफ मिलिटियस ग्रीस अराउंड 600 BC। तो ये कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ हम लोग को फैक्ट्स दी हुई हैं कि क्या हुआ था कि मतलब कुछ रब हुआ होगा, अम्बेर रब्ड विथ वूल, सिल्क क्लॉथ से रब हुआ होगा, तो फिर लाइट चीज़ें अट्रैक्ट करने लगी थी, जो ये थेल में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। एक बार देख लेते हैं हम लोग अम्बेर क्या है। तो अम्बेर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग है हार्ड ट्रांसलूसेंट फॉसिलाइज्ड रिजाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सटेंट कॉन्फरेंस ट्रीज। हाँ, पेड़ का ही कुछ पार्ट है, तो इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खाली इतना समझ लीजिए कि उस समय के अराउंड यहाँ पे वो डिस्कवर हुआ था। The name electricity is coined from the Greek word electron, meaning ampere.
तो जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया, जिसका मतलब अम्बेर ही होता है। Many such pairs of material are known which on rubbing could attract light objects like straw, pith balls and bits of papers। तो आप लोग ने भी किया होगा अपने बाल में स्केल उसको रब करके देखा होगा कि पेपर अट्रैक्ट होता है। और ऐसा जब मैंने पहली बार किया था तो मुझे लगा कि ये तो मैंने कुछ नया ही डिस्कवर कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये होता है, एक्चुअल में एक फैक्ट है। ठीक है। You can perform the following activity at home to experience such an effect। और आप लोग कुछ मतलब एक एक्टिविटी दी है, उसको आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं इस इफेक्ट को खुद देखने के लिए। यहाँ पे उसका फिगर दिया हुआ है कैसे कैसे है, तो एक बार देखते हैं हम लोग। टेक कट आउट लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स ऑफ वाइट पेपर। वाइट पेपर के लंबे स्ट्रिप्स तोड़ लीजिए एंड लाइटली आयरन देम, और उन्हें आयरन से आयरन कर लीजिए हल्का हल्का। Take them near a TV screen or a computer monitor. You will see that strips get attached to the screen। ठीक है, होता है ऐसा। In fact, they remain stuck to the screen for a while। मतलब ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया, आप कर सकते हैं। It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other। हाँ, तो ये चीज़ हम लोग को समझना ज़रूरी है कि ऑब्ज़र्व क्या किया गया कि जब ग्लास रॉड को हम लोग रब करे थे वूल या सिल्क के क्लॉथ से, और जब उनको पास लाया गया तो वो रेपल कर रहे थे। रेपल कर रहे थे, इसका मतलब या तो उनमें पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया होगा या तो उनमें नेगेटिव नेगेटिव आ गया होगा। किस में? ग्लास रॉड में। तो एक बार देख लेते क्या था। तो उसको देखा जाए, वैसे इस फिगर में दिया हुआ है, जैसे ये रहा ग्लास रॉड। तो इसको जब सिल्क थ्रेड से मतलब जब इसको रब किया गया तो फिर इसमें प्लस प्लस चार्ज आ गया। जब इसको वूल या सिल्क से रब किया गया, जब प्लास्टिक रॉड को रब किया गया तो इसमें माइनस माइनस आ गया। और ये पता कैसे चला होगा? ग्लास एक दूसरे को रेपेल कर रहा था, प्लास्टिक रेपेल कर रहा था, लेकिन ग्लास और प्लास्टिक अट्रैक्ट कर रहा था। तो इससे ये पता चला कि प्लास्टिक में सिमिलर चार्ज होगा, ग्लास में सिमिलर होगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट होगा क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ऑब्जर्वेशन आया कुछ। सो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो है अब द टू स्ट्रैंड्स ऑफ वूल और टू पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ विथ विच द रॉड्स वेर रब्ड ऑल्सो रेपेल ईच अदर। तो वो जो मतलब क्लॉथ के जो पीसेस थे वो भी एक दूसरे को रेपेल कर रहे थे। हाउएवर द ग्लास रॉड एंड द वूल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन ग्लास रॉड और वूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विथ कैट्स फर रेपेल्ड ईच अदर बट अट्रैक्टेड द फर। तो सिमिलरली प्लास्टिक रॉड में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा था। On the other hand, the plastic rod attracts the glass rod। और दूसरी तरफ प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड अट्रैक्ट कर रहा था एंड रिपेल द सिल्क और वूल विथ विच द ग्लास रॉड इज रब्ड। द ग्लास रॉड रिपेल्स द फर। मतलब इसमें सबका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि कौन किसको रिपेल कर रहा था, कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा था। इफ अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर इज मेड टू टच स्मॉल पिथ बॉल्स, Nowadays we can use polystyrene balls। एक बार देख लेते ये होता क्या है। पिथ बॉल्स, अच्छा स्पॉन्जी बॉल्स इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा गया सस्पेंडेड बाय सिल्क और नाइलॉन थ्रेड देन द बॉल्स रेपेल ईच अदर। तो बॉल्स मतलब इसमें पूरा दिया हुआ है कि कौन किसको रेपेल कर रहा था एंड आर ऑल्सो रेपेल्ड बाय द रॉड। ठीक है भाई। अ सिमिलर इफेक्ट इज फाउंड इफ द पिथ बॉल्स आर टच्ड विथ अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क। A dramatic observation is that a pith ball touched with glass rod attracts another pith ball touched with plastic rod। मतलब इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं अब आगे क्या है। These seemingly simple facts are established from years of efforts and careful experiments and their analysis। It was concluded after many careful studies by different scientists that there are only two kinds of an entity which is called the electric charge।
तो फाइनली इन सब का कंक्लूजन निकाल के साइंटिफिक ने बहुत आराम से स्टडी किया तो पता चला कि दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं. वी से दैट द बॉडीज लाइक ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड्स, सिल्क, फर विद एंड पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड, और इनको इलेक्ट्रीफाइड किया गया. दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रबिंग, तो रबिंग से इनमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया. द एक्सपेरिमेंट्स ऑन पिथ बॉल्स सजेस्टेड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. The experiments on pitfall suggested that there are two kinds of electrification. तो यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रिफिकेशन है, like charges repel and unlike charges attract. तो यहाँ से ये कंक्लूजन आया. The experiments also demonstrated that the charges are transferred from the rods to the pith balls on contact. तो ये भी पता चला कि जब दो पिथ बॉल को सटा रहे थे और रॉड को सटा रहे थे तो क्या हो रहा था, तो टच करने पे भी वो जो चार्जेस है वो ट्रांसफ़र हो रहे थे. इट इज़ सेड दैट द पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड और आर चार्ज्ड बाय कांटेक्ट. हाँ, तो इसको कहा गया कि पिथ बॉल्स इलेक्ट्रीफाइड हो रहे थे या चार्ज हो रहे थे कांटेक्ट के कारण. द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज. और इन दोनों चार्ज को डिफरेंशिएट करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? पोलैरिटी ऑफ चार्ज. पोलैरिटी क्या होता है? वही प्लस माइनस. नेक्स्ट, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, द रॉड एक्वायर्स वन काइंड ऑफ चार्ज एंड सिल्क एक्वायर्स अ सेकेंड काइंड ऑफ चार्ज. दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रीफाइड. मतलब इसमें कोई भी पेयर ऑफ, जैसे कि इसमें कहा गया कि जैसे अब अगर हम लोग रॉड को और सिल्क को रब कर रहे हैं तो सिल्क में अलग चार्ज आ रहा है और रॉड में अलग चार्ज आ रहा है. और कहा जा रहा था कि हर दो पेयर के लिए ट्रू है जब रब किया जा रहा है. नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ सिल्क, अब इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड को सिल्क के कॉन्टैक्ट में लाएंगे with which it was rubbed, जिससे वो रब किया गया था, they will no longer attract each other. ठीक है. They also do not attract or repel other light objects as they did on being electrified. तो इसका मतलब कि हम लोग आगे देखने वाले हैं. Thus, the charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं. तो हुआ क्या कि हम लोग ने रॉड को और सिल्क क्लॉथ को रब किया तो फिर दोनों में चार्ज आ गया, एक्वायर हो गया. तो ऐसे जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था तो ये दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब इन दोनों को सटा दिया गया, मतलब कुछ डिस्टेंस पर रखा, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. लेकिन जब सटा दिया गया तो देखा गया कि, और फिर हटा के जब वापस देखा गया कि फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे. इसका मतलब कि जैसे ही ब्राउट इन कॉन्टैक्ट हुआ तो लॉस्ट, मतलब कि उनका इलेक्ट्रिफिकेशन लॉस्ट हो गया, उनका चार्जेस लॉस्ट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, thus the charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. What can you conclude from these observations? इन observations से आप क्या conclude कर सकते हैं? It just tells us that unlike charges acquired by the objects, neutralize or nullify each other's effect. मतलब कि आगे समझते हैं, चलिए. Therefore, the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. We know that when we add a positive number to a negative number of same magnitude, the sum is 0. हाँ, तो यही हो रहा था. जब सटा दे रहे थे तो जितना चार्ज उधर ट्रांसफ़र हुआ वो वापस इधर आ गया. ठीक है. This might have been the philosophy in naming the charges as positive and negative. अच्छा, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो नेमिंग है वो यहाँ से आया. By convention, the charge on glass rod or cat's fur is called positive and that on plastic rod or silk is termed negative. If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. ठीक है, electrified or charged.
व्हेन इट हैज़ नो चार्ज इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है भाई, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। A simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope. It consists of a vertical metal rod housed in a box with two gold leaves attached to its bottom end. When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charge flows on the leaves and they diverge. The degree of divergence is an indicator of the amount of charge. तो इस apparatus को समझते हैं। तो क्या है, एक वर्टिकल मेटल रॉड है, ठीक है, इन अ बॉक्स, जैसे कि ये है, ठीक है भाई। उसके आगे इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल, हाँ ठीक है। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नॉब एट द टॉप ऑफ द रॉड चार्ज फ्लोज ऑन द लीव्स, ठीक है भाई। तो जब ऐसे है, तो जब इसको इससे टच किया गया तो इस पे आया प्लस, फिर ये ट्रांसफ़र होकर इधर आया तो चार्ज। तो एक्चुअली में हुआ क्या, इसको थोड़ा अच्छे से देखें। तो हुआ ये यूँ कि जैसे ये है गोल्ड का, मतलब वो लीफ है गोल्ड का, उसको लीफ जैसा कहा गया क्योंकि लीफ क्या होता है, बंद हो जाता है, खुल जाता है। तो ऐसे प्लस प्लस आया, प्लस इस पे आया, प्लस इधर 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 आया। तो ये दोनों प्लस प्लस है तो एक दूसरे को रेपेल करेंगे। ये इसको इधर ढकेलेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा, तो ये रेपेल हुआ। तो समझ जाओ भाई, हाँ मतलब कि इससे हम लोग पता लगा सकते हैं चार्ज। ये सब एक्सपेरिमेंट है कि चार्ज हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको रब किया जाए, तो वही है, यहाँ पे पूरा apparatus दिया हुआ है, सिस्टमैटिक ऑफ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है ये, अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये, और ये सिंपल है और ये गोल्ड लीफ है, ठीक है। और इनका जो मतलब बीच में एंगल आता है उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप एज फॉलोज, जैसे कि ये है, स्टूडेंट ये बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। Take a thin aluminum curtain rod with balls ends fitted for hanging the curtain. तो ये बोला गया है कि आप लोग ऐसे कुछ बना सकते हैं। टेक अ थिन एल्युमिनियम कर्टेन रॉड विथ बॉल एंड्स, मतलब एक एल्युमिनियम कर्टेन रॉड ले सकते हैं, बॉल एंड्स फॉर हैंगिंग द कर्टन, ठीक है। कट आउट अ पीस ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर विद द बॉल एट वन एंड flatten the curtain. Take a large bottle that can hold this rod and cork which will fit in the opening of the bottle. ये पूरा मतलब दिया हुआ है कि कैसे कैसे बनाना है। Make a hole on the cork sufficient to hold the curtain rod snugly. अगर आपको मीनिंग में इंटरेस्ट है तो देख लीजिए। स्नगली मतलब होता है कंफर्टेबल, कोजी, वेल प्रोटेक्टेड मैनर, ठीक है। Slide the rod through the hole in the cork with the cut end on the lower side and ball end projecting above the cork. Fold a small thin aluminum foil in the middle and attach to the flattened end of the rod by cellulose tape. This forms the leaves of electroscope, जो इसकी बात की गई है। This fit the cork in the bottle with about 5 centimeter of the ball end projecting above the cork. A paper scale may be put inside the bottle in advance to measure the separation. हाँ, पेपर स्केल आप लगा सकते ताकि सेपरेशन मेजर हो जाए। The separation in rough measure of the amount of charge. The separation is a rough measure of the amount of charge on the electroscope. तो इसका मतलब सेपरेशन से हम लोग रफ मेजर निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। To understand how the electroscope works, use the white paper strips are Use the white paper strips we used for seeing the attraction of charged bodies. Fold the strips into half so that you make a mark of fold. Open the strip and iron it lightly with the mountain fold up. ये पूरा दिया हुआ है कि कैसे आप लोग निकाल सकते हैं।
वन ओपन द, ठीक है, होल्ड द स्ट्रिप बाय पिंचिंग इट एट द फोल्ड, यू वुड नोटिस दैट द टू हाफ्स मूव अपार्ट। ऐसे दो हाफ एक दूसरे के दूर जाएंगे। This shows that the strip has acquired charge on ironing. When you fold it into half, both the halves have the same charge. Hence, they repel each other. The same effect is seen in the leaf electroscope. On charging the curtain rod by touching the ball end with an electrified body, charge is transferred to the curtain rod and the attached aluminum foil. तो ये सब तो समझ आ रहा होगा, तो सिंपल बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, तो इसको हम लोग जल्दी हम निपटाते हैं। बोथ द हाफ्स ऑफ द फॉइल गेट सिमिलर चार्ज एंड देयरफॉर रिपेल ईच अदर, ठीक है। द डाइवर्जेंस ऑन द लीव्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई मटेरियल बॉडीज एक्वायर चार्ज, ठीक है। अब इसमें बताएंगे कि कैसे चार्ज एक्वायर करते हैं बॉडीज। यू नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. Although normally the materials are electrically neutral, they do contain charges, but their charges are exactly balanced. हाँ, मतलब कि आपको पता है एटम मॉलिक्यूल से बने हुए मैटर, ओके। नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉर्मली सब न्यूट्रल होते हैं। दे डू कंटेन चार्ज, ऐसा नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं होते, उसमें चार्ज होते हैं लेकिन प्लस और माइनस इक्वल अमाउंट में, मतलब बैलेंस्ड होते हैं। फोर्सेज दैट होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, forces that hold atom together in solid, the adhesive forces of glue, forces associated with surface tension, all are basically electrical in nature. तो ये जो सारे forces है सब electrical in nature में, arising from the forces between charged particles. तो ये बहुत important line लिखा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना important है कि बीच में लिख देते हैं NCERT, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। आप लोग भी अपने साथ एक NCERT लेके बैठ सकते हैं, पेंसिल से आप लोग भी मार्क वार्क कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। थस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल परवेसिव, मतलब इन्फ्लुएंस और फिजिकल स्प्रेडिंगली वाइडली थ्रू आउट एन एरिया ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, मतलब the electric force and it encompasses almost each and every field associated with our life. हाँ, मतलब कि बहुत चारों दिशाओं में फैले हुए, ऐसे कहना चाह रहा है इस लाइन से, और हमारे लाइफ से एसोसिएटेड है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच ए फोर्स। तो हम लोग को इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो बताइए, अभी तक हम लोग यही सीख रहे हैं कि पढ़ना क्यों है। चलिए कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। To electrify a neutral body we need to add or remove one kind of charge. तो अगर न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है यानी चार्ज करना है, तो उसमें से एक काइंड ऑफ चार्ज को हटाना या ऐड करना पड़ेगा। When we say that a body is charged, we always refer to this excess charge or defect of charge. हाँ, मतलब कि अगर हम जब कहते हैं कि बॉडी चार्ज है, इसका मतलब ये है कि उसमें या तो बहुत ज़्यादा चार्ज है या तो चार्ज की कमी है। इन सॉलिड्स सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लेस टाइटली बाउंड इन द एटम आर द चार्जेस विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। तो सॉलिड्स में वही होता है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। अ बॉडी कैन थस बी चार्ज्ड पॉजिटिवली बाई लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बॉडी अब कैसे चार्ज हो सकता है? पॉजिटिवली, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके। सिमिलरली अ बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली बॉडी नेगेटिव चार्ज कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। मतलब मूवमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ही होने वाला है, ठीक है। व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ। ये लोग अभी रॉड और सिल्क भी अटके हुए हैं, बताइए, इतना आगे बढ़ गया चैप्टर। चलिए कोई नहीं। Thus, the rod gets positively charged and the silk gets negatively charged. No new charge is created in the process of rubbing. अच्छा, मतलब कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, चार्ज यहाँ पे क्वांटिसाइज्ड है, मतलब कि उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, मतलब चार्ज ना बन रहा है ना घट रहा है, ठीक है। ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड इज़ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन द मटेरियल बॉडी। हाँ, मतलब कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से कुछ ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर पास हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ओनली द लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रबिंग, मतलब कि जो लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। Therefore, when a body is rubbed with another, the bodies get charged, and that is why we have to stick to certain pairs of material to notice charging on rubbing to the bodies. और इसीलिए मतलब कि हम लोग को सर्टेन पेयर ऑफ मटेरियल ही में पाया जाता है कि ऐसा आप लोग नहीं देखेंगे कि पेपर को स्केल से रब करने पे चार्ज एक्वायर हो गया, नहीं, स्केल को बाल से ही रब करने पे चार्ज आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो अब ये पढ़ते हैं हम लोग। अ मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विथ वूल विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज्ड। एक मिनट, मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विथ वूल विल नॉट शो, ठीक है। However, if a metal rod with wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows signs of charging. अच्छा, मतलब कि इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है कि किसको रब करने से क्या साइन आता है, ठीक है। Suppose we connect one end of a copper wire to a neutral pith ball and the other end to a negatively charged plastic rod, we will find that the pith ball acquires a negative charge। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इसको एक बार फिर से हम लोग अच्छे से डिकोड करते हैं, ठीक है। A metal rod held in hand and rubbed with wool will not show any sign of being charged. However, if a metal rod with wooden handle is rubbed without touching its metal part, it shows sign of charging. यहाँ तक समझ में आया। Suppose we connect one end of a copper wire to a neutral pith ball. हाँ, तो यहाँ पे रबिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है, रब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। And the other end to the negatively charged plastic ball, we will find that the pith ball acquires a negative charge, ठीक है। If a similar experiment is repeated with a nylon thread or a rubber band, no transfer of charge will take place from plastic rod to the pith ball। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे इंसुलेटर कंडक्टर बताया जा रहा है कि कॉपर को लेंगे, फिर कॉपर से चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन रबर बैंड से चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। वाई डज द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज नॉट टेक प्लेस फ्रॉम रॉड टू द बॉल, रबर के केस में? तो क्योंकि वही रबर इंसुलेटर और कॉपर कंडक्टर है। सम सब्सटेंसेस रेडिली अलो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अदर्स डू नॉट। दोज विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ये तो सब लोग जानते हैं भाई, ठीक है, अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स that are comparatively free to move inside the material। उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्री टू मूव होते हैं। metals, human and animal bodies, earth are conductor। most of the non-metals like glass, porcelain, plastic, nylon, wood offer high resistance to the passage of electricity through them। they are called insulators। most substances fall into the two classes stated above। मतलब कि मोस्टली इन्हीं में आते हैं। कुछ सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं जिनकी बात यहाँ पे नहीं की गई है, ठीक है। When some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor। हाँ, when some charge, कुछ चार्ज जब कंडक्टर पे ट्रांसफ़र होता है तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इसको हाईलाइट करना चाहिए कि वो इंटायर सरफेस पे आ जाता है। एक मिनट, इसको हाईलाइट कर लिया जाए येलो से। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस। इंसुलेटर में वहीं पे रह जाता है। यू विल लर्न वाई दिस हैपन्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स टेल्स यू वाई ए नायलॉन और प्लास्टिक कॉम गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर और ऑन रबिंग, बट अ मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट। इसीलिए नॉन मेटल इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, लेकिन मेटल जैसे स्पून हैं ये सब नहीं हो पाते, क्योंकि उन लोग में पूरे सरफेस पे फैल जाता है, लेकिन इसमें पूरे सरफेस पे नहीं, किसी एक जगह पे चेंज आता है। द चार्जेस ऑन मेटल लीक थ्रू अवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और मेटल पे जाता है तो वो हमारे बॉडी से होके
अर्थ में चले जाता है. When we bring a charged body in contact with the earth, all the excess charge on the body disappears by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductor, such as our body. This process of sharing of the charges with the earth is called grounding or earthing. ठीक है, ये easy था समझना. Earthing provides a safety measure for electrical circuits and appliances. A thick metal plate is buried deep into the earth and thick wires are drawn from this plate. These are used in buildings for the purpose of earthing near the main supply. The electric wiring in our houses has 3 wires: live, neutral and earth. The first 2 carry electric current from the power station and the third is earthed by connecting it to the buried metal plate. The metallic bodies of electric appliances such as electric iron, refrigerator, TV are connected to the earth wire. When any fault occurs or live wire touches the metallic body, the charges flow to the earth without damaging the appliance and without causing any injury to the humans. This would have otherwise been unavoidable since the human body is conductor of electricity. तो यहाँ तक तो नॉर्मल सा था चैप्टर, अभी उतना कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें आई नहीं है. तो अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग. नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन. तब तक के लिए आप लोग को कुछ सजेशंस देना हो या फिर कैसा कुछ डाउट वोट हो तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए बाय.